हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और फैन स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो देखिए आप यहाँ पे हम सिर्फ 3 या 4 जो नाम है वो याद रखेंगे: पदार्थ, गुण, संगठन, संरचना और परिवर्तन। उसके बाद में है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? लेवोसियर। ये आपको याद रखना है, लेवोसियर का नाम। उसके बाद बात कर लेते हैं पदार्थ क्या है, मैटर्स क्या है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है जिसका निश्चित, और जिसकी संरचना में परिवर्तन का वो विरोध करती है, उसको हम बोलते हैं पदार्थ। तो ये 3 चीज़ें हैं: जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका निश्चित द्रव्यमान होता है, संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं आगे पदार्थ का वर्गीकरण। यानी हम पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में है ठोस, द्रव्य और गैस, और रासायनिक वर्गीकरण में है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है। शुद्ध पदार्थ में आप देख लेते हैं 2 हैं, तत्व और यौगिक। तत्व को 2 भागों में बांट सकते हैं: धात्विक और अधात्विक, और यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण को हम समभांग और विषमांग मिश्रण में बांट के इसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ठोस, द्रव्य और गैस की। ठोस, द्रव्य और गैस में देखिए आकार, आयतन के आधार पर हम बांटेंगे ठोस, द्रव्य और गैस को। तो आकार की बात कर लेते हैं। आकार देखिए, ठोस में निश्चित होता है, द्रव्य में अनिश्चित और गैस में भी अनिश्चित। फॉर एग्जाम्पल जैसे लकड़ी कुर्सी है या कोई भी है, लोहे का रोड है, तो उसका आकार आप देखिए निश्चित है। गैस, द्रव्य को हम किसी भी बर्तन में डालेंगे वो उसी के आकार का हो जाता है, और गैस जो होती है उसका भी कोई आकार नहीं है, वो जिस माध्यम में बहेगी वैसा ही उसका आकार हो जाएगा। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव्य का भी निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर दूध लिया तो 1 लीटर दूध ही रहेगा, 2 लीटर नहीं होगा, ना ही 1.5 लीटर होगा। लेकिन गैस में ऐसा कुछ नहीं है। गैस में क्या है? अनिश्चित है। इसमें क्या होता है कि जैसे उसको आप संपीड़ित कर सकते हैं दबा के सिलेंडर में, जैसे आप LPG गैस होती है उसको यूज करते हैं तो वो संपीड़ित गैस है। तो ये गैस का एक बहुत ही अच्छा गुण है कि इसमें एक तो विसरण होता है बहुत तेज़ी से। विसरण का मतलब इसके जो कण हैं वो तेज़ी से फैलते हैं। इसके अलावा इसको संपीड़ित किया जा सकता है। उदाहरण है जैसे हवा और ऑक्सीजन। ठोस के उदाहरण की बात करें तो लकड़ी की कुर्सी, टेबल, वर्क, और द्रव्य के उदाहरण है पानी, तेल और एल्कोहल। ये यहाँ पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट कि गैसों में विसरण अत्यधिक होता है, इसे संपीड़ित भी कर सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्था। ठोस, द्रव्य, गैस में परिवर्तन किस तरह से होता है और कौन से कारक हैं जिनकी वजह से पदार्थ अलग अलग रूपों में बदलता है। तो देखिए आप बात करते हैं ताप और दाब में परिवर्तन करने से ज़्यादातर पदार्थ ठोस, द्रव्य, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अपवाद है लकड़ी और पत्थर। नहीं, लकड़ी और पत्थर पे आप कितना ही ताप और दाब लगा लीजिए वो परिवर्तित नहीं होता है। और इसके अलावा जो जल होता है वो 3 अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है: ठोस, द्रव्य, गैस के रूप में। जैसे भाप बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है, और जल के रूप में ये रहता ही है। उसके बाद बात करते हैं कि इनका क्रम कैसे होता है, चेंज कैसे होते हैं। तो चेंज का जो क्रम है वो ठोस पहले द्रव्य में बदलेगा, द्रव्य फिर गैस में बदलेगा, और इसी तरह से उल्टा क्रम भी ले सकते हैं आप। गैस द्रव्य में बदलेगा और द्रव्य ठोस में बदलेगा। उदाहरण है जल। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि द्रव्य में नहीं बदलते हैं, जैसे कपूर, आयोडीन। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। यानी ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम गर्म करें तो सीधे ही गैस से बदल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ या कपूर। और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और ये गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वापस ठोस में बदल जाती है। इसके अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं। अमूमन हम 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस। लेकिन अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था कौन सी है, तो सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। 2 नाम हैं: प्लाज्मा अवस्था है चौथी अवस्था, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये है 5वीं अवस्था। उसके बाद बात कर लेते हैं तत्व की छोटी परिभाषा। तत्व क्या है? ये एक शुद्ध पदार्थ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। यानी ये किसी 2 अन्य पदार्थों से नहीं बना है, ना ही इसको आप तोड़ के 2 अलग अलग पदार्थ बना सकते हो। जैसे उदाहरण है चांदी, सोना और ऑक्सीजन। उसके बाद बात कर लेते हैं यौगिक। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होगा। ठीक है। इसमें 2 अलग अलग तत्व होंगे जिनका एक निश्चित रासायनिक संयोग होता है। ये ध्यान में रखना है कि आपको इसमें रासायनिक संयोग होगा, 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे, और निश्चित अनुपात होता है। इसके अलावा इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो मूल अभितत्वों से अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जल की बात कर लेते हैं तो जल में देखिए हाइड्रोजन का गुण है कि वो खुद जलता है, ऑक्सीजन का गुण है कि वो जलाने में सहायक है। यानी दोनों ही जलते हैं या जलाते हैं, लेकिन जल बेचारा आग को बुझा देता है। तो इसका जो गुण है वो पूरी तरह से अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि यौगिक जो होते हैं वो उनके जो मूल तत्व जिनसे वो बनते हैं उनसे उनका जो गुण है वो अलग होता है। चलिए बात कर लेते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर बनाते हैं मिक्सचर।
तो मिक्सचर में और यौगिक में क्या फ़र्क है? देखिए, अब यौगिक में क्या है, रासायनिक संयोग है, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी अनुपात हो सकता है, और यहाँ पे क्या है, यौगिक में निश्चित अनुपात है। उसके बाद बात कर लेते हैं मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का होता है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस, मतलब समभाग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि समभाग मिश्रण में क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा, जबकि विषमांग मिश्रण में एक अनिश्चित अनुपात होगा। जैसे चीनी या नमक का घोल आप लेंगे, मान लीजिए 1 लीटर चीनी में 1 लीटर जल है, उसमें आपने 200 ग्राम चीनी या नमक लिया और उसका एक घोल बना लिया, तो वो हो गया समभाग मिश्रण। इसी तरह से हवा है जिसमें गैसें एक निश्चित अनुपात में होती हैं, और विषमांग मिश्रण में क्या होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता है, जैसे बारूद और कुहासा। मिश्रण को अलग करने की कुछ एक विधियाँ हैं जिनके आपको नाम याद रखने हैं: क्रिस्टलीकरण, आस्वन विधि, भापास्वन, ऊर्ध्वपातन, वर्णलेखन और आंशिक आस्वन। चलिए इन विधियों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि पदार्थ के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि नमक और चीनी है, उसका घोल पानी में आपने मिला रखा है और आप उसको अलग अलग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसको एल्कोहल में मिला के और एक निश्चित ताप पर गर्म करिए। गर्म करने के बाद जब उसको आप ठंडा करेंगे तो उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, अलग अलग क्रिस्टल बनेंगे, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ये होता है क्रिस्टलीकरण। आसवन विधि में क्या होता है कि पदार्थों को अलग अलग क्वथनांक पे गर्म किया जाता है, कहने का मतलब अलग अलग ताप पे गर्म किया जाता है, और ऐसे पदार्थों को अलग कर सकते हैं जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे एल्कोहल अलग ताप पे उबलेगा और जल अलग ताप पे उबलेगा, तो जिस ताप पे एल्कोहल उबल रहा है वो ताप आप निश्चित कर दीजिए, तो एल्कोहल की भाप बन जाएगी, उस भाप को ठंडा करके हम वापस एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आसवन विधि, जिसमें क्वथनांक पे निर्भर करती है, अलग अलग क्वथनांक पे पदार्थ वाष्प में बदल जाते हैं और उनको हम ठंडा करके प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से भापास्वन है, भापास्वन सिर्फ जल के लिए काम में लेते हैं हम, और जल में घुलित पदार्थों के लिए। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन है, वर्णलेखन है और आंशिक आस्वन है। तो वर्णलेखन, ऊर्ध्वपातन में तो आपको मैंने पहले बता दिया क्या होता है। वर्णलेखन की बात कर लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि कुछ पदार्थ होते हैं, वो पदार्थों को अवशोषित करते हैं, और अवशोषण की अलग अलग उनकी क्षमता होती है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर आप कोई अलग अलग, एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा मैं, कि अलग अलग कलर हैं, जैसे लाल कलर है, बैंगनी कलर है, जो भी है, आप लकड़ी पे लगाएंगे तो हो सकता है कि वो उस कलर को अलग अलग अवशोषित करे, अगर उसमें अलग अलग पदार्थ मिक्सचर हो। तो उसी के आधार पर क्रोमेटोग्राफी कार्य करती है, यानी उसकी अवशोषण क्षमता, जिस पदार्थ को हम लेंगे उसकी अवशोषण क्षमता हर पदार्थ के लिए अलग अलग होती है, तो उसी के आधार पर वो पदार्थ अलग अलग एक लाइनिंग के रूप में जम जाता है, फिर हम उसको अलग कर लेते हैं। आंशिक आस्वन जो होता है ये भी क्वथनांक पर डिपेंड करता है, लेकिन ये ऐसे पदार्थों के लिए काम मिल जाती है जिनके क्वथनांक में बहुत ही मामूली फ़र्क होता है। अब बात कर लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, चेंज इन स्टेट, और किस तरह से होता है। तो ताप की बात कर लेते हैं। ताप के आधार पे 3 जो टर्म हैं हम वो आपको बताने जा रहे हैं। एक तो होता है द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट, एक हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है क्वथनांक। ठीक है, द्रवणांक क्या होता है? वह ताप जिसके ऊपर ठोस द्रव में बदल जाता है एक निश्चित दाब के ऊपर, यानी वह ताप जिसमें ठोस एक निश्चित दाब पर द्रव में बदल जाए, उस ताप को हम बोलेंगे द्रवणांक। और हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके ऊपर द्रव ठोस में बदल जाए, उस ताप के ऊपर जिस पर द्रव ठोस में बदल जाए उसको हम बोलेंगे हिमांक। लेकिन ये कंडीशन क्या है? निश्चित दाब। देखिए तीनों में निश्चित दाब रहेगा, तो परिभाषा में आप कैसे भी कर सकते हैं कि 3 वर्ड याद रख लीजिए आप, द्रव, ताप, निश्चित दाब। निश्चित दाब तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। हिमांक का मतलब क्या होगा? ठोस में बदलेगा, द्रव ठोस में बदल जाएगा, जैसे बर्फ़ बन जाती है। तो वह ताप जिसके ऊपर निश्चित दाब पर द्रव ठोस में बदल जाता है उसको हम हिमांक बोलते हैं। और क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिसके ऊपर कोई द्रव निश्चित दाब पर गैस में बदल जाता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। उसके बाद बात कर देते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अमूमन क्या होता है कि दाब जो ही बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन उन पदार्थों के लिए होती है जिनके पिघलने पर उनका आयतन भी बढ़ता है। तो तीनों में देखिए एरो ऊपर है, नहीं, द्रवणांक बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, आयतन जब बढ़ेगा, यानी पदार्थ के पिघलने पर अगर उसका आयतन बढ़ जाता है तो उस केस में दाब बढ़ाने पर द्रवणांक भी बढ़ जाएगा। द्रवणांक बढ़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पदार्थ जैसे अभी 4 डिग्री पे वो बदल रहा है बर्फ़ में, तो हो सकता है कि अगर उसका हम दाब बढ़ाएं तो फिर वो 6 डिग्री पे या 7 डिग्री पे बर्फ़ के अंदर ठोस के अंदर बदलेगा। तो ये होता है द्रवणांक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके पिघलने पर आयतन कम होता है, जैसे बर्फ़ है, तो उस केस में अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? द्रवणांक कम हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि बर्फ़ क्या होता है, ठोस अवस्था में उसका आयतन होता है ज़्यादा, और द्रव अवस्था में जब बदलती है तो आयतन हो जाता है कम। तो इस केस में
बर्फ़ में अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और भी कम हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे जो अगले वीडियो हैं वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।